ड्रू ने एल्फी की जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन जोशुआ को एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, भाई ये बच्ची किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये कोई आम एआई नहीं है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो आगे बोला, एल्फी सिर्फ पास की मशीनें ही नहीं बल्कि किसी भी मशीन को कितनी भी दूरी से कंट्रोल कर सकती है, ये काबिलियत असीम है। जोशुआ हैरान हो गया, लेकिन ड्रू अभी रुका नहीं। वो आगे बोला, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बच्ची असली इंसानों की तरह बड़ी होगी। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी इसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी और ये और भी ज्यादा दूर मौजूद चीजों को भी कंट्रोल कर पाएगी। ये सुनकर जोशुआ के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। एल्फी अब सिर्फ एक मासूम एआई नहीं थी, वो भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद या सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। ड्रू ने अपनी गर्लफ्रेंड कामी के साथ एल्फी को दूसरे कमरे में भेज दिया। कामी ने एल्फी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की और उससे जोशुआ के बारे में पूछने लगी, लेकिन बातों ही बातों में एल्फी को कुछ महसूस हुआ। उसने कहा, मेरे साथी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ये सुनकर कामी एक पल खामोश हो गई। दूसरे ही पल डोरबेल बजी। कामी चौंक उठी। उसने दरवाजे को स्कैन करके देखा। दरवाजे पर आइसक्रीम डिलीवरी बॉय खड़ा था। कामी बेफिक्र हो गई और जाकर आइसक्रीम का पैकेट ले आई, लेकिन जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बॉम्ब था। कामी चूं भी कर पाती उससे पहले ही बॉम्ब फट गया और उसके सारे पुर्जे बिखर गए। उसी पल एआई पुलिस की एक यूनिट घर के अंदर आ धमकी और उन्होंने एल्फी को घेर लिया। एक एआई एल्फी के पास आया और बोला, अब तुम उस अमेरिकन से सुरक्षित हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन एल्फी ने बस चुपचाप उससे मुंह फेर लिया। उसे अब किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सुकून उसे जोशुआ के पास मिलता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन एआई पुलिस खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आई थी। उनमें से एक ने स्टन गन एक्टिवेट कर दी। इरादा साफ था, एल्फी को बेहोश करना, पर एल्फी अपनी जगह से हिली तक नहीं। ना कोई चीख ना कोई डर। उसे पता था जोशुआ आएगा और ठीक उसी पल जोशुआ आंधी की तरह एआई पुलिस पर बरस पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने पूरी एआई यूनिट को गोलियों से छलनी कर भंगार के ढेर में बदल दिया। लेकिन फिर पुलिस की एक और यूनिट तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। जोशुआ ने एक पल भी गंवाए बिना एल्फी को उठाया और वहां से भागा। लेकिन तभी उसकी नजर ड्रू पर पड़ी। वो कामी की लाश के पास बैठा रो रहा था। चाहे कामी एक मशीन थी, लेकिन ड्रू के लिए वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जोशुआ भी कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में अफसोस साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में दूसरी एआई पुलिस यूनिट घर में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ जले हुए मलबे और कामी की लाश मिली। जोशुआ, एल्फी और ड्रू तीनों तब तक निकल चुके थे। तभी अचानक वहाँ मौजूद दो एआई अफसरों ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी और पलक झपकते ही पूरी यूनिट को खत्म कर दिया। असल में वो दोनों एआई नहीं बल्कि भेस बदले हुए कर्नल हॉवेल और उसका वफादार मैकब्राइड थे। हालांकि जोशुआ और एल्फी का हाथ से निकल जाना उन्हें भी खल रहा था, लेकिन उनके हाथ एक ऐसी चीज लग चुकी थी जो उन्हें जोशुआ और एल्फी तक पहुंचा सकती थी। वो चीज थी कामी की खोपड़ी, जिसमें उसकी मेमोरी अब भी स्टोर थी। उधर जोशुआ ड्रू और एल्फी को लेकर एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बेवजह नहीं। उसके पास एक कड़ी थी जो उसे माया तक ले जा सकती थी। दरअसल जोशुआ ने माया को शादी के वक्त जो रिंग पहनाई थी वो ड्रू ने ही उसे दी थी, और हाल ही में ड्रू ने उसे बताया था कि उस रिंग में एक सीक्रेट ट्रैकर लगा हुआ था। अब जोशुआ उसी रिंग की लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो रिंग उसे एक बार फिर माया से मिला देगी, लेकिन ट्रैकर उन्हें ले आया जोशुआ के ही पुराने घर में, उसी घर में जहां माया को उसकी सच्चाई का पता चला था और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। अब उस जगह पर सिर्फ खामोशी थी। नोमैड के उस धमाके ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दीवारें गिर चुकी थी, यादें राख हो चुकी थी, और माया वो वहाँ नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, जमीन पर पड़ी उसकी वेडिंग रिंग, जो अब भी जोशुआ का इंतजार कर रही थी। जोशुआ बेहद मायूस हो गया। उम्मीद की जो एकमात्र किरण थी वो भी बुझ चुकी थी। उधर एल्फी को एक बार फिर कुछ महसूस हुआ। उसने ड्रू की ओर देखा और कहा, मेरे साथी मुझे लेने आ रहे हैं। ये कहते ही वो दौड़कर जोशुआ के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे उसने जोशुआ को ही अपना पिता मान लिया था। तभी ड्रू ने आसमान में एआई ड्रोन्स देख लिए। वो जोशुआ को सतर्क करने के लिए घर की तरफ भागने लगा। तभी आसमान से ड्रोन्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधी ड्रू को जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। जोशुआ भागा, उसे संभाला। ड्रू की सांसें टूट रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने जोशुआ के कान में वो सच फुसफुसाया जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने कहा, जोशुआ, जिस रात यहाँ हमला हुआ था हमें एक बात समझ आ गई थी। निर्माता माया के पिता नहीं है, बल्कि माया ही निर्माता है। सच्चाई जानकर जोशुआ के होश फाख्ता हो गए। इसी के साथ ड्रू की सांसें थम गई। जोशुआ के पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि एआई तेजी से उसी की ओर बढ़ रही थी। वो एल्फी को उठाकर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आगे एआई की पूरी फौज ने उसे घेर लिया, लेकिन ये पुलिस नहीं थी, ये वही रेबल एआई थे जिनके साथ जोशुआ कभी अंडरकवर काम कर चुका था। भीड़ में से उनका लीडर हरुन बाहर आया। उसने एल्फी को अपनी गोद में लिया और जोशुआ को घूरते हुए बोला, भाई फिर से गद्दारी। जोशुआ कुछ भी कह पाता उससे पहले ही एक एआई ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। रेबल्स उन्हें जहाज से उठाकर एक खुफिया बेस की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने जोशुआ को नीचे एक सेल में बंद कर दिया था। कुछ देर बाद जोशुआ को होश आया। उसकी आंखें खुली और सामने खड़ा था हरुन। हरुन ने ठंडी लेकिन तीखी आवाज में पूछा, तुम्हें उस बच्ची से क्या चाहिए? जोशुआ ने थके हुए लहजे में कहा, वो सिर्फ मुझे मेरी माया तक ले जा रही थी। ये सुनकर हरुन हल्का मुस्कुराया और फिर बोला, माया, अपने पिता की मौत के बाद वही हमारी अगली निर्माता बनी थी। उसी ने उस बच्ची को बनाया है। उस बच्ची के पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए तुम्हें उस बच्ची को मारने भेजा गया है ना? ताकि हम कमजोर हो जाएं। लेकिन जोशुआ, मैं तुम्हें बता दूं कि वो बच्ची कोई हथियार नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी हथियार को निष्क्रिय कर सकती है। हम उसकी मदद से इंसानों को मिटाना नहीं बल्कि खुद को बचाना चाहते हैं।
आगे हरुन ने जोशुआ को एक हकीकत से रूबरू कराया जो जोशुआ को पता तो थी और उस पर विश्वास नहीं था। हरुन ने कहा, तुम्हें भी ये बात पता है जोशुआ कि 15 साल पहले लॉस एंजलिस पर जो न्यूक्लियर हमला हुआ था, जो इंसानों और एआई के बीच जंग का कारण बनी, वो हमला किसी एआई ने नहीं किया था। वो हमला तुम्हारे ही कोड में गड़बड़ी की वजह से हुआ था। स्पेस में मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब इंसानों की गलती से धरती पर गिरा था, जिसका दोषी हमें ठहराया गया। हमने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। हम तो हमेशा से शांति चाहते थे। हम इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इंसान ये जंग रोक दें, वही हमारे लिए जीत होगी। हालांकि अब हरुन की बातों से जोशुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब बस एक ही चीज मायने रखती थी, सिर्फ और सिर्फ माया। लेकिन हरुन की नजरों में जोशुआ अब भी एक खतरा था। वो उसे खत्म करने के लिए अपनी गन लोड करने लगा। तभी उसके साथियों ने उसे आवाज दी। हरुन फौरन ऊपर चला गया। बाहर एक तबाही का मंजर देख उसका चेहरा सन रह गया। नोमैड ने उनके एक और गांव पर मिसाइल दागकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। हरुन की आंखों में एक गहरी निराशा तैर गई। जब सबकी निगाहें उस तबाही की ओर थी, उसी वक्त एल्फी चुपचाप सभी से छुपती हुई नीचे जोशुआ के सेल में पहुंच गई। उसके मन में एक सवाल था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या तुम माँ को मारना चाहते हो? एल्फी माया को ही माँ कहकर पुकार रही थी। जोशुआ ने आस लिए उसकी ओर देखा और कहा, नहीं एल्फी, मैं माया को क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। उधर हरुन को जब आसपास एल्फी नहीं दिखी, उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से सेल की तरफ भागा, लेकिन अब जोशुआ वहाँ से गायब हो चुका था। हरुन को लगा कि जोशुआ भाग चुका है। वो अब उसे पीछे छोड़कर अपने ठिकाने की ओर बढ़ गया, लेकिन जोशुआ उनके जहाज के नीचे ही लटका हुआ था। एल्फी ने ही उसे पिंजरे से आजाद किया था। जोशुआ को पता था कि हरुन माया के पास जरूर जाएगा, इसलिए वो छुपकर उनके पीछे जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद एआई का काफिला अपने मेन बेस पर पहुंचा। एक ऐसा गांव जहां सैकड़ों एआई शांति से रहते थे, लेकिन इस वक्त वहां सिर्फ खामोशी थी। हर चेहरे पर केवल दहशत उभरी थी, क्योंकि नोमैड उसी दिशा में बढ़ रहा था। तभी एक डरे हुए एआई ने हरुन से कहा, आप एल्फी की ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो नोमैड को नष्ट कर सकती है। हरुन ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में जवाब दिया, अभी नहीं, अभी वो बच्ची बहुत छोटी है। उसकी शक्तियां अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि वो धरती से अंतरिक्ष में मौजूद नोमैड पर नियंत्रण करके उसे तबाह कर सके। हालांकि अगर हम किसी तरह उसे ऊपर नोमैड तक पहुंचा सके, तब वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन उस एआई ने कहा, ऐसा करने पर तो एल्फी भी जिंदा नहीं बचेगी। हरुन ने कहा, यही उसकी किस्मत है, उसे बनाया ही इसलिए गया है। ये सारी बातें जोशुआ छुपकर सुन रहा था। फिर जैसे ही रात हुई, वो एआई कैंप में घुस गया। उस वक्त सारे एआई खुद को चार्ज कर रहे थे और स्लीपिंग स्टेज में थे। जोशुआ ने एल्फी को हरुन की गोद में देखा। हरुन भी उस वक्त सो रहा था। जोशुआ ने बड़ी चालाकी से उसके सिर पर लगे एक बटन को दबाया और उसे स्टैंड बाय मोड में डाल दिया। फिर बिना वक्त गवाए वो एल्फी को लेकर माया को ढूंढने निकल पड़ा। ठीक उसी वक्त पहरा दे रहे एक एआई ने देखा कि अमेरिकन की एक फौज उनके ठिकाने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और सारे एआई को सतर्क कर दिया। एक एआई ने हरुन को भी जगा दिया। मौजूदा हालात को जानने के बाद उसने अपने कुछ साथियों से एल्फी को ढूंढने को कहा और खुद बाकी सैनिकों के पास आ गया। उसकी सेना अमेरिकन से लड़ने की तैयारी में जुटी थी, पर तभी उन पर धुएं के गोलों से हमला हुआ। पूरा इलाका धुएं से भर गया। सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल था। एआई कुछ समझ पाते उससे पहले ही घने जंगलों से निकलकर यूएस आर्मी की 2 विशालकाय मशीनों ने उन पर हमला कर दिया। वो मशीनें न सिर्फ एआई को मार रही थी, बल्कि उनके घरों को भी तबाह कर रही थी। ये तबाही देखकर जोशुआ के साथ भागने की तैयारी कर रही एल्फी का दिल तड़क उठा। वो दौड़कर अपने साथियों की मदद के लिए निकल पड़ी। मशीनें रॉकेट और गोलियों से लगातार हमले कर रही थी। उन मशीनों में कोई और नहीं बल्कि हॉवेल अपनी सेना के साथ थी। लेकिन एआई भी चुप नहीं रहे। एआई की सेना ने मोर्चा संभाला और एक जोरदार बम धमाके से एक मशीन को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन हॉवेल पूरी तैयारी के साथ आई थी। मशीन रुकते ही उसने अपना अगला हथियार निकाला, एक्सप्लोसिव रोबोट्स। ये रोबोट्स दौड़ते हुए आते थे और भीड़ में घुसकर वहीं फट जाते थे। हरुन और उसकी टीम की गोलियां भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हरुन को लगने लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, क्योंकि एक और एक्सप्लोसिव रोबोट तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। उसके फटते ही सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन तभी एल्फी उस रोबोट के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी शक्ति से उस रोबोट को कंट्रोल कर लिया और वहीं रोक दिया। ये देखकर हॉवेल बौखला गई। उसने मैकब्राइड को आदेश दिया, एल्फी को खत्म कर दो। सन की मैकब्राइड बंदूक लेकर एल्फी की ओर बढ़ने लगा। धुएं के कारण ना एल्फी, ना हरुन और ना ही बाकी एआई उसे देख पाए। हालांकि जोशुआ पानी के रास्ते से एल्फी तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैकब्राइड अचानक सामने आया और बिना झिझक एल्फी को गोली मार दी। जोशुआ का खून खौल उठा। उसने गुस्से में मैकब्राइड को वहीं खत्म कर दिया। ये देख अब हरुन को भी यकीन हो गया कि जोशुआ उनके साथ है। जोशुआ ने एल्फी को अपनी गोद में उठा लिया, बिल्कुल एक पिता की तरह। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एल्फी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तभी हरुन ने कहा, जल्दी करो, हमें इसे निर्माता के पास ले जाना होगा। हालांकि यूएस आर्मी की एक और विशालकाय मशीन एआई पर कहर बरपा रही थी, लेकिन इस वक्त उनके लिए एल्फी को बचाना ज्यादा जरूरी था। उसी जंग के बीच हरुन और जोशुआ एल्फी को लेकर एक जहाज में सवार हो गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही हॉवेल ने सारे एआई को खत्म कर दिया और हरुन की एक घायल एआई साथी को पकड़ लिया। उस एआई की आंखें जा चुकी थी, वो कुछ देख नहीं सकती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए हॉवेल ने उसके सामने खुद को एल्फी की रक्षक की तरह पेश किया और पूछा कि जोशुआ और हरुन एल्फी को लेकर कहाँ गए हैं। ना देख पाने की वजह से उस एआई ने हॉवेल को अपनी साथी समझा और उसे बता दिया कि हरुन जोशुआ और एल्फी को लेकर टन टेम्पल की ओर गया है, निर्माता के पास। बस इतना सुनना था। हॉवेल ने बिना किसी हिचक के उस एआई को खत्म कर दिया और जोशुआ के पीछे निकल पड़ी। दूसरी ओर अब हरुन ने जोशुआ को अपना साथी मान लिया था। जोशुआ एल्फी को एक बेटी की तरह अपनी बाहों में समेटे हुए था।
जैसे वो उससे दूर नहीं होना चाहता। उनका प्यार देख हरुण ने एक सच्चाई जोशुआ के सामने रखी। हरुण ने कहा, एल्फी का तुमसे लगाव यूं ही नहीं है जोशुआ। माया ने उसे एक आर्टिफिशियल भ्रूण से बनाया था जो उसने अपने ही गर्भ को स्कैन करके तैयार किया था। यानी एल्फी माया और तुम्हारे होने वाले बच्चे की ही एक कॉपी है। जोशुआ की आंखें नम हो गई। हरुण ने आगे बताया, माया ने एल्फी को इस तरह डिजाइन किया था कि वो इंसानों से नफरत करे, लेकिन उसके अंदर उसने तुम्हारे लिए वही प्यार भर दिया था जो वो खुद तुमसे करती थी। एल्फी माया की सबसे छुपी हुई रचना थी जिसे उसने चुपचाप उस हमले से 2 हफ्ते पहले बनाया था जब नोमैड ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब सुनकर अब जोशुआ को भी समझ आया कि क्यों वो एल्फी से इतना जुड़ाव महसूस करता था। उसे अब ये भी समझ आ चुका था कि माया का मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं बल्कि इस जंग को रोकना है। इन्हीं भावनाओं के साथ वे लोग टर्न टेम्पल पहुंचे। वो एआई साधुओं का एक गांव था। जोशुआ ने एल्फी को एक एआई साधु को सौंप दिया जो उसे इलाज के लिए अंदर ले गया। कुछ समय बाद जोशुआ माया को ढूंढते हुए मंदिर के भीतर गया, लेकिन अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए। माया वहाँ लाइफ सपोर्ट डिवाइस पर लेटी थी। जोशुआ ने वहाँ मौजूद एक पुजारी से पूछा, माया को क्या हुआ है? तब पुजारी ने बताया कि माया 5 साल पहले हुए उस हमले के बाद से ही कोमा में है। हमले में वो अपने होने वाले बच्चे को भी खो चुकी थी। हरुण उसे यहाँ लेकर आया था। पुजारी ने आगे कहा, शुरुआत में हमें लगा था कि हम निर्माता को बचा सकते हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम रही। हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन निर्माता को बचाना अब नामुमकिन है। अब निर्माता को प्राणों से मुक्ति मिल जाए वही उनके लिए अच्छा होगा। वो दूसरा जन्म लेकर फिर लौटेंगी। जोशुआ की आंखें नम हो चुकी थी। उसने भारी मन से कहा, आपने अब तक उसे इस दर्द से मुक्ति क्यों नहीं दी? पुजारी ने जवाब दिया, वो हमारी निर्माता है, हमें बनाने वाली, भला हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? ये सुनकर जोशुआ रोता हुआ माया के करीब आया। उसने देखा कि एल्फी माया से लिपटी हुई थी। एल्फी अब ठीक हो चुकी थी। जोशुआ ने एल्फी को गोद में उठा लिया और दिल पर पत्थर रखकर माया के लाइफ सपोर्ट को